हेलो स्टूडेंट, मैं अंजनी एमएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज मैं आपको विराम चिन्ह पढ़ाऊंगी। विराम चिन्ह का प्रयोग हिंदी में कब, कहाँ और कैसे करते हैं, आज हम इसे सीखेंगे। विराम चिन्ह का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ होता है विश्राम या ठहराव। जब किसी वाक्य को हम लिखते हैं या बोलते हैं तो हम देखते हैं कि बीच बीच में हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है। और इस जब हम ये रुकते हैं तो इस ठहराव को दिखाने के लिए हमें एक विशेष प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। इसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। हम रुकते क्यों हैं या हम ठहरते क्यों हैं? ये इसलिए ताकि जो हम बोल रहे हैं वह स्पष्ट हो, अर्थवान हो और भावपूर्ण हो। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम कुछ लिखें या बोलें तो वही समझ में आए जो हम कहना चाहते हैं। इसके लिए हमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग जानना आवश्यक है। क्योंकि यदि हम विराम चिन्हों का प्रयोग उचित स्थान पर नहीं करते हैं तो उसका जो अर्थ होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जो हम कहना चाहते हैं उसका वो उल्टा भाव देने लगता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए, ये वाक्य लिखा है, रोको मत जाने दो। अब इसी वाक्य में हम दो जगह विराम चिन्ह का प्रयोग करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि रोको मत, मत के बाद लगा दी हमने कामा, जाने दो। या और यहाँ लिखा है रोको, कॉमा, मत जाने दो। तो आप यहाँ देखिए, अब तीनों का हम भाव समझेंगे। पहले बोला जा रहा है कि रोको मत जाने दो। अब यहाँ से क्या भाव आपको समझ में आ रहा है? यहाँ से अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है कि किसी को रोकने के लिए बोला जा रहा है या जाने के लिए बोला जा रहा है। जबकि दूसरे वाक्य में बोला जा रहा है कि रोको मत, यानी किसी को रोको मत, से जाने दो। जबकि यहाँ रोकने के लिए बोला जा रहा है, रोको मत जाने दो। तो अब देख सकते हैं कि वाक्य, तीनों वाक्य सेम है लेकिन तीनों का भाव बदल जा रहा है। यहाँ तो हमको भाव कुछ समझ नहीं आ रहा है और यहाँ हमको भाव समझ आ रहा है कि किसी को रोकना नहीं है और यहाँ रोकना है। अब आप देख सकते हैं कि यदि हम विराम चिन्ह का प्रयोग उचित स्थान पर नहीं करेंगे तो हमारा जो अर्थ होता है वो बदल जाता है। यहाँ पे यही बताया गया है कि इन वाक्यों में अगर जो हम अलग अलग जगह प्रयोग करें हैं विराम चिन्ह का, यानी ये अल्प विराम का, तो कैसे इसका भाव बदल जा रहा है। हिंदी के एक प्रमुख विद्वान थे कामता प्रसाद जी। इन्होंने कुल विराम चिन्हों की संख्या 20 बताया है और इन्होंने बताया कि पूर्ण विराम को छोड़कर अन्य जितने भी विराम चिन्ह हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। इन्होंने जो टोटल 20 विराम चिन्ह बताए हैं वो ये है। अल्प विराम, अब इनके चिन्हों को आप देखते चलिएगा। अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह या इसी को बोलते हैं विस्मयादि चिन्ह, निर्देशक चिन्ह जिसको इंग्लिश में डैश बोल दिया जाता है, और इसी को बोलते हैं संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह। फिर है कोष्टक। कोष्टक के बाद है अवतरण चिन्ह। फिर है अवतरण चिन्ह के बाद है उप विराम या विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह के बाद आप देख सकते हैं है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को हम ऐसे दिखाते हैं। उसके बाद है लाघव चिन्ह। फिर है लोप चिन्ह, पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, पाद बिंदु, टीका सूचक, हंस पद। उसके बाद है तुल्यता सूचक, समाप्ति सूचक। अब हम उन विराम चिन्हों का प्रयोग पढ़ेंगे जो आधुनिक हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। आधुनिक हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह ये है। अब इनको आप ध्यान से देखिएगा और इनके विराम चिन्हों को देखते हुए चलिएगा। अल्प विराम, अल्प विराम को देखिए हम ऐसे दिखाते हैं। अर्ध विराम, अर्ध विराम को ऐसे दिखाते हैं, यानी ऊपर एक बिंदु और नीचे कॉमा। इसके बाद है पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह,
विस्मयादि चिन्ह, अवतरण चिन्ह, उपविराम, विवरण चिन्ह, त्रुटि सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इन चिन्हों को आप ध्यान से देखिएगा। इनमें से कुछ चिन्हों से आप परिचित होंगे, कुछ चिन्हों का प्रयोग आप जानते भी होंगे। आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, और इसलिए जानेंगे ताकि लिखने में हमसे इनके प्रयोग संबंधित कोई त्रुटियां ना हो। पहला है पूर्ण विराम। अब हम देखेंगे कि पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे कि बताया जा रहा है कि प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में और प्राचीन भाषा के पद्यों में यति के स्थान पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, पहला एक लिखा गया वाक्य, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। यानी ये पूर्ण वाक्य, पूर्ण वाक्य से तात्पर्य ये है कि ऐसा वाक्य जिसका एक अर्थ स्पष्ट हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पूर्ण वाक्य है और इसके अंत में हो गया पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग। वैसे ही यहाँ पे एक वाक्य लिखा है, हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए। अब हम देखेंगे यति क्या होता है। जैसे देखिए, लिखा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चोन। तो ये जो यति, यति मतलब समझिएगा कि कोई पद्य जो होता है जहाँ पे एक भाव पूर्ण होता है, वहां पे हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा विराम चिन्ह हम देखेंगे उपविराम। उपविराम को देखिए, हम डबल डॉट यानी एक ये ऐसे शो करते हैं। और इसका प्रयोग करते कहाँ है हम? इसका प्रयोग हम शब्द की सीमा निर्धारण, शब्द की सीमा निर्धारण या लिखित संवाद में करते हैं। अब हम देखेंगे कि शब्द की सीमा निर्धारण से क्या तात्पर्य है। शब्द की सीमा निर्धारण, जैसे मैंने बोल दिया कि आप लोग मुझे विज्ञान पर एक निबंध लिखकर दिखाइए, ठीक है। अगर सिर्फ मैंने इतना बोला कि मैंने आपको एक वर्ड दे दिया विज्ञान और इस पे बोला कि आप एक निबंध लिख के दिखाइए, अब यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। विज्ञान के बारे में निबंध तो लिखना है, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है कि विज्ञान के क्या, विज्ञान का नकारात्मक पक्ष लिखना है कि सकारात्मक पक्ष लिखना है, लाभ लिखना, हानि लिखना, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन आप देखिए, जैसे ही मैंने बोल दिया कि विज्ञान एक वरदान, अब यहाँ से क्लियर हो रहा है विज्ञान के बारे में तो लिखना है, लेकिन कैसे ये एक वरदान है ये लिखना है। यानी शब्द को मैंने निर्धारित कर दिया। वैसे ही अब हम देखेंगे लिखित संवाद। लिखित संवाद, जैसे सोनू ने बोला तुम घर कब आओगे, मोनू बस अभी थोड़ी देर में। यानी दो लोगों के बातचीत को जब हम लिखित रूप में दिखाते हैं तो हम यहाँ पे उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम देखेंगे अर्धविराम। अर्धविराम चिन्ह का चिन्ह को ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे दिखाते हैं। ये इसका प्रयोग तब करते हैं जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है अथवा दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में पूरा होता है। यहाँ से समझ नहीं आया होगा, इसको हम वाक्य के माध्यम से समझेंगे। तो वहां पे हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ लिखा है कि मेरी माँ आज बीमार है इसलिए मैं आज नहीं आऊंगी। अगर मैं ये देखूं कि मेरी माँ आज बीमार है, ठीक है, यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है मेरी माँ आज बीमार है तो, लेकिन इसका भाव यहाँ छुपा है, तो वजह बताई जा रही है, इसलिए मैं आज नहीं आऊंगी। अच्छा, ये चीज ये भी देखिएगा कि हम अर्ध विराम के स्थान पर अल्प विराम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है अल्प विराम। अल्प विराम का क्षेत्र थोड़ा सा व्यापक होता है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जहां पे कम ठहराव होता है। अब हम देखेंगे, पहला हम इसका प्रयोग देखेंगे जब वाक्य में दो से अधिक समान पद आए हों और उनमें संयोजक शब्द जैसे कि तथा, सॉरी यहाँ और, तथा, एवं, व की गुंजाइश ना हो, यानी हम लिख ना सकते हो, वाक्य के बीच में एक से अधिक समान पद आ जाए और उनको अलग अलग दिखाने के लिए हम इन संयोजक शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो उनके बीच में हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक वाक्य यहाँ है, देखिए लिखा है कि राम सुंदर, सुशील, दयालु और सबल पुरुष थे। तो ये जो सुंदर है, सुशील, दयालु, सबल, ये है क्या? देखिए एक समान पद है। क्यों? क्योंकि ये सब के सब गुणवाचक विशेषण है।
इसलिए इनको दिखाने के लिए हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हम एक वाक्य के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि कुत्ता वफादार, समझदार, जानवर है। यहाँ पे एक, ठीक है, कुत्ता वफादार, समझदार, समझदार जानवर है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो ये वफादार है, समझदार है, ये समान पद है। समान पद मतलब कुत्ता के बारे में बताया जा रहा है, तो इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही आप अनेक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। कुछ वाक्य आप खुद से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट बताया जा रहा है कि ऐसे दो वाक्यों के बीच में जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो, वहां अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे वाक्य लिखा गया है कि शीला बहुत खुश हुई, वह नानी जो बनने वाली थी। तो देखिए, जो शीला बहुत खुश हुई, अब खुश हुई इसका जो भाव इसमें दिखाया गया है। खुश होने के पीछे कारण क्या है, वह नानी जो बनने वाली थी। तो देखिए, यहाँ पे लगा दी हम अल्प विराम। और जैसा कि ऊपर हमने देखा है ना कि अर्ध विराम की जगह अल्प विराम का प्रयोग होता है, वैसे ही अल्प विराम के स्थान पे अर्ध विराम का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, शीला बहुत खुश हुई, अर्ध विराम, वह नानी जो बनने वाली थी। अब हम इसका तीसरा प्रयोग देखेंगे। जब किसी दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में अन्य संज्ञा या कोई वाक्य आता है, तो उसके पहले और बाद में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप उदाहरण के माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी वाक्य में जब किसी संज्ञा या शब्द के बारे में अन्य कोई संज्ञा आए या कोई वाक्य आ जाए जो इसके बारे में बता रहा हो, तो उसके पहले और उसके बाद में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए, इस वाक्य में रावण लंका का राजा एक विद्वान था, यानी ये जो लंका का राजा है इस किसके बारे में बता रहा है, रावण के बारे में बता रहा है। तो यानी ये जो बताया जा रहा है इसके पहले और इसके बाद में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वैसे ही इसमें आप देख सकते हैं सुभाष, जिसके विषय में तुम कल बात कर रहे थे, यानी सुभाष। अब देखिए, जिसके विषय में तुम कल बात कर रहे थे, तो ये सुभाष की ही तो बात हो रही है, तो इसी के बारे में तो कुछ बताया जा रहा है। तो इसके पहले और इसके बाद में हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। वह बहुत अच्छे लेखक थे। ऐसे ही आप और भी उदाहरणों के माध्यम से खुद भी लिख के समझ सकते हैं। या जैसे मैंने बोला, मोहन, मैंने बोला गांधी जी, गांधी जी देश के राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता एक महान नेता थे। अब देखिए, ये जो गांधी जी है देश के महान राष्ट्रपिता, अब कौन थे, गांधी जी के बारे में ही तो बताया जा रहा है। यानी ये एडिशनल जानकारी है। जब भी किसी वाक्य में कोई संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अन्य जानकारी किसी वाक्यांश के माध्यम से या किसी शब्द के माध्यम से देते हैं, तो उसके पहले और उसके बाद में हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे आप अपने से भी कुछ वाक्य लिख के समझ सकते हैं। इसका दूसरा अगला प्रयोग हम देखेंगे। बोला जा रहा है कि जब किसी वाक्य के बीच में कुछ शब्द, जैसे पर, इसलिए, जो, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, क्योंकि, जिसमें, तथापि, ये सब शब्द आते हैं, तो इन शब्दों के पहले भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं, सॉरी, यहाँ मैं रहेगा, मैं वापस आया था
किंतु तुम जा चुके थे। तो देखिए यहाँ पे आ गया ना किंतु, तो किंतु के पहले हम लिखेंगे विराम सॉरी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और यहाँ बोला जा रहा है कि वह लड़का जो यहाँ बैठा था कहाँ गया। देखिए जो आया इसलिए हम इसके पहले लगा दिए अल्प विराम। तो आप यहाँ पूछ सकते हो यहाँ तो लगा ठीक है, यहाँ क्यों लगा। तो यहाँ पे इसके पहले जो हम लोगों ने प्रयोग देखा कि जब किसी वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कोई वाक्य या किसी वाक्यांश या किसी शब्द के माध्यम से अन्य जानकारी दी जा रही, जैसे देखिए वह लड़का, अब वह लड़का कौन लड़का, जो यहाँ बैठा था। जो यहाँ बैठा था ये किसके बारे में बताया जा रहा है, उस लड़के के बारे में बताया जा रहा है। इसीलिए हम इसके पहले और इसके बाद में भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही हम दूसरा प्रयोग देखेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के बाद भी जैसे कि बोला जा रहा है कि पूजा तुम आज जल्दी घर चली आना, तो यानी यहाँ पूजा को संबोधित किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सॉरी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर लिए। वैसे ही संबोधन का देखिए, वैसे तो यहाँ संबोधन चिन्ह मतलब इसका प्रयोग होना चाहिए। सॉरी एक मिनट, देखिए संबोधन चिन्ह, वैसे तो यहाँ संबोधन चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन जो आज के समय में है, जो आज के समय में हम हिंदी भाषा लिखते हैं वहां पे भी हम अल्प विराम चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। अब इसका अगला प्रयोग देखेंगे। जैसे बोला जा रहा है कि कुछ शब्दों के स्थान पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वो वे उपशब्द कौन से हैं, जैसे देखिए यहाँ एक वाक्य लिखा है, वह कब तक घर आएगा यह कहा नहीं जा सकता। अब जानते हैं यहाँ पे हम यह को हटा के अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए वह कब तक आएगा, अब यहाँ यह जो है ना इसके स्थान पे हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे, कहा नहीं जा सकता। अब इसका अगला प्रयोग देखेंगे। प्रत्यक्ष कथन यानी डायरेक्ट स्पीच के मुख्य कथन से पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसको आप इंग्लिश में भी देखते होंगे कि जब आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं तो जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है उसके पहले हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग सॉरी उसके बाद हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसमें जो होता है ना कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है और रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसके पहले नहीं लगते हैं, हम करते हैं अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग। तो ये वही कहना चाह रहा है। जैसे बोला उसने कहा मैं कल नहीं आऊंगा, यानी ये हमारा हुआ ना, ये हुआ प्रत्यक्ष कथन। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। वैसे ही राम ने कहा मैं पढ़ने जा रहा हूं। देखिए अब ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक है प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन के पहले हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और आप ये अभी हम ये आगे देखेंगे कि ये जो है ना ये वाला चिन्ह का जो हम प्रयोग कर रहे हैं इसको हम आगे सीखेंगे। इसका हम अगला प्रयोग देखेंगे। अगला प्रयोग बोला जा रहा है कि हाँ, नहीं, सचमुच, अच्छा, जैसे, यदि कोई वाक्य इनसे शुरू होता है तो इन शब्दों के बाद में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, यानी ये देखिए ये आ गया ना वाक्य नहीं, तो इसके बाद हम लिखेंगे अल्प विराम चिन्ह। जैसे लिखा बस इतना सा काम था, तो यानी बस के बाद हो गया अल्प विराम चिन्ह। जैसे अभी हम दूसरा देखते हैं, अच्छा, पी के मूवी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें नहीं बोलता है अच्छा, ये उसमें 3 बार अच्छा बोलता है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मतलब बस समझाने के लिए बोल रही हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि अच्छा तुमने ये नहीं किया, जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और वो सपोज आपके स्कूल में उसने कोई गलती कर लिया है और अभी वो मान नहीं रहा है, तो टीचर के सामने आप बोलोगे ना अच्छा तुमने यह नहीं किया है, तो ये अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग देखिए ऐसे होता है। यानी कभी भी जब कोई वाक्य इन शब्दों से शुरू होता है तो उसके बाद हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एक और वाक्य के माध्यम से हम समझ सकते हैं, सचमुच
तुम स्कूल जा रहे हो, मान लीजिए कि आज संडे है और आपका कोई दोस्त मिला और वो बोल रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आप उससे क्या बोलोगे? सचमुच तुम स्कूल जा रहे हो? तो जो ये सचमुच से शुरू हुआ है उसके बाद हम अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सॉरी, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ होगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब हम इसका अगला प्रयोग देखेंगे। अच्छा, अब हम कुछ अभ्यास कर लेते हैं। जैसे कि बोला जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करिए। अब ये आपको खुद करना है, ये मैं आपको पीडीएफ दूंगी, पीडीएफ में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या ये वीडियो को आप रोक के भी बीच में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एक दो हम देख लेते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि राम, मोहन, श्याम और उदय यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे देखिए अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि राम, मोहन, श्याम, ये है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी समान पद है। तो हमने पढ़ा ना कि जब भी किसी वाक्य में समान पद आते हैं तो उसमें हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो कौन से विराम चिन्ह का? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा राम, कौमा, मोहन, कौमा, श्याम, और यहाँ संयोजक पद लगी गया, तो यहाँ हमें करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ बोला जा रहा है हाँ मैं यह चित्र बना लूंगा। जैसे कोई दोस्त आपका है और वो आपने पूछा कि क्या ये तुम बना लोगे, तो वो बोला कि हाँ मैं यह चित्र बना लूंगा, तो यहाँ पे लगेगा अल्पविराम। ऐसे ही ये आपको करना है, इसे करके आपको अभ्यास करना है। अब हम प्रश्न चिन्ह, इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और ये अभ्यास आप कर लीजिएगा ताकि ये आप समझ पाए कि विराम चिन्ह और जितने भी आज हम लोग चिन्हों का प्रयोग करे हैं उसका प्रयोग कैसे करते हैं। थैंक यू।